रोशनी है यहाँ, नया सवेरा है यहाँ, कहानियों का ये सफ़र सुनहरा है यहाँ। जिंदगी की दुनिया में खुशियों की महफिल सजती है, प्यार सभी से करते हैं, साथ सभी हम रहते हैं। चलो आज इन पलों को हम और सुनहरा बनाते हैं, सबको आज मिलकर कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं। कुछ भीगे पन्ने हैं, यादों की किताब है, कुछ भीगे पन्ने हैं, यादों की किताब है, कुछ भीगे पन्ने हैं, यादों की किताब है, कुछ भीगे पन्ने यादों की किताब है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आप जानते ही हैं, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता, और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है भेड़िया। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी को भुवनेश्वर जी ने लिखा है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। लेखक लिखते हैं, भेड़िया क्या है? खारू बंजारे ने कहा, मैं अकेला पनेठी से एक भेड़िया मार सकता हूँ। खारू किसी चीज़ से नहीं डर सकता, और हालांकि 70 के आसपास होने और एक उम्र की गरीबी के सबब से वह बुझा बुझा सा दिखाई पड़ता था, पर तब भी उसकी ऐसी बातों का उसके कहने के साथ ही यकीन करना पड़ता था। उसका असली नाम शायद इफ्तिखार या ऐसा ही कुछ था, पर उसका लघुकरण खारू बिल्कुल चस्पा होता था, यानी चिपकाया हुआ। उसके चारों ओर ऐसी ही दुरूह और दुर्भद्र कठिनता थी। उसकी आंखें ठंडी और जमी हुई थी, और घनी सफ़ेद मूंछों के नीचे उसका मुंह इतना ही अमानुष्य और निर्दय था। जीवन से वह निपटारा कर चुका था, मौत उसे नहीं चाहती थी, पर तब भी वह समय के मुंह पर थूक कर वह जीवित था। तुम्हारी भली या बुरी राय की परवाह किए बिना भी वह कभी झूठ नहीं बोलता था, और अपने निर्दय कटु सत्य से मानो यह दिखला देता था कि सत्य भी कितना ऊसर और भयानक हो सकता है। खारू ने मुझसे यह कहानी कही। उसका वह ठोस तरीका और गहरी बेसरोकारी जिससे उसने यह कहानी कही, मैं शब्दों में नहीं कह सकता, पर तब भी मैं इस कहानी को सत्य मानता हूँ। इसका एक एक लफ्ज़ मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, हाँ, सिवाय भेड़िए के किसी चीज़ से नहीं डरता। खारू ने कहा, एक भेड़िया नहीं, 2-4 नहीं, भेड़ियों का झुंड 200-300 जो जाड़े की रातों में निकलते हैं और सारी दुनिया की चीज़ें जिनकी भूख नहीं बुझा सकती, उन शैतानों की फौज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अकेला भेड़िया कायर होता है। झूठ है, भेड़िया कायर नहीं होता। अकेला भी वह सिर्फ चौकन्ना होता है। तुम कहते हो लोमड़ी चालाक होती है, तो तुम भेड़ियों को जानते ही नहीं। तुमने कभी भेड़ियों को शिकार करते देखा है?
किसी बारहसिंगे का। वह शेर की तरह नाटक नहीं करता, भालू की तरह शेख ही नहीं दिखाता। एक मर्तबा, हाँ सिर्फ एक मर्तबा, गेंद सा कूदकर उसकी जांघ में गहरा जख्म कर देता है। हाँ सिर्फ गहरा जख्म कर देता है बस। फिर पीछे, बहुत पीछे, पीछे बहुत पीछे रहकर टपकते हुए खून की लकीर पर चलकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वह बारहसिंगा कमज़ोर होकर वहाँ गिर पड़ा हो, या उचक कर एक क्षण में अपने से तिगुने जानवर का पेट चाक कर देता है और वहीं चिपक जाता है। भेड़िया बला का चालाक और बहादुर जानवर है। वह थकना तो जानता ही नहीं। अच्छे पछैया बैल हमारे बंजारी गट्टों को घोड़ों से तेज ले जाते हैं, और जब उन्हें भेड़ियों की बू आती है तो भागते नहीं, उड़ते हैं। लेकिन भेड़िए से तेज कोई चार पैर का जानवर नहीं दौड़ सकता। आगे लेखक लिखते हैं, सुनो, मैं ग्वालियर के राज से आइन में आ रहा था। अजीब सी सर्दी थी और भेड़िए गोलों में निकल पड़े थे। हमारा गड्ढा काफ़ी भरा था। मेरा बाप, गिरस्ती और 3 नटनियाँ 15-15 साल की। हम लोग उन्हें पचा लिए जा रहे थे। किस लिए? मैंने पूछना भी ज़रूरी था। तुम्हारा ख्याल है मुजरा करने? अरे बेचने के लिए। और वह किस मसरफ़ की हैं? ग्वालियर की नटनियाँ छोटी छोटी गदगदी होती हैं। नटनियाँ यानी अभिनेत्री, और पंजाब में खूब बिक जाती हैं। यह लड़कियाँ होती तो बड़ी चोखी हैं, पर भारी भी खूब होती हैं। हमारे पास एक तेज़ बंजारी गड्ढा था और 3 घोड़ों से तेज़ भागने वाले बैल। हम लोग तड़के ही चल दिए थे। दिन ही दिन में हम आगे जाने वाले साथियों से मिल जाना चाहते थे। वैसे डर के लिए हमारे पास 2 कमान और एक टोपीदार बंदूक थी। बैल हौसले से भाग रहे थे और हम लोग 20 मील निकल आए थे। बड़े मियाँ ने घूम कर कहा, खारे भेड़िए हैं क्या? मैंने तेज़ी से कहा, क्या कहा? भेड़िए होते तो बैल ना चौंकते? बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, नहीं, भेड़िए ज़रूर हैं। खैर, वो हमसे 10 मील पीछे हैं और हमारे बैल थक चुके हैं, लेकिन हमें 50 मील और जाना है, बूढ़े ने कहा। और मैं इन भेड़ियों को जानता हूँ। पार साल इन्होंने कुछ कैदियों को खा लिया था और बेड़ियों और सिपाहियों की बंदूकों के सिवा कुछ न बचा। बंदूक भर लो। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा नगमा। आगे लेखक लिखते हैं, मैंने कमानों को तान के देखा, बंदूक तोड़ी, सब ठीक था। बारूद की नई पोंगली भी निकाल कर देख ले, मेरे बाप ने कहा। बारूद की पोंगली? मैंने कहा, मेरे पास तो पुरानी ही वाली है। मैंने मुझे गालियाँ देनी शुरू की, तू ये है, तू वो है। मैंने पूरा गड्ढा उलट डाला, पर नई पोंगली कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने भी सब टटोला, तू झूठ बोलता है, तू भेड़ियों की औलाद।
अरे मैंने तुझे नई पोंगली दी थी, पर वह बारूद यहाँ कहीं नहीं थी। मेरे बाप ने मेरी पीठ पर कोहनी मारते हुए कहा, शहर पहुंचकर मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। शहर पहुंचकर, और इसी वक्त अचानक बैल रुककर पूंछ हिला हिलाकर जोर से भागे। मैंने सुना मीलों दूर एक आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे खंडरों में से भी आंधी गुजरने से आती है हवा। मैंने सहम कर कहा, भेड़िए, मेरे बाप ने नफरत से कहा, और बैलों को एक साथ किया। पर उन्हें अब मार की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें भेड़ियों की बू आ गई थी और वे जी तोड़ कर भाग रहे थे। दूर मैं एक छोटे से काले धब्बे को हरकत करते हुए देख रहा था। उस सैकड़ों मील के चपटे रेगिस्तानी बंजर में तुम मीलों की चीज़ देख सकते हो। और दूर उस काले धब्बे को बादल की तरह आते मैं देख रहा था। बूढ़े ने कहा, जैसे ही वे नज़दीक आए, मारो। एक भी तीर बेकार खोया तो मैं तेरा कलेजा निकाल लूँगा। और तब उन 3 लड़कियों ने एक दूसरे से चिपट कर टिसोए यानी आंसू बहाने शुरू कर दिए। चुप रहो, मैंने उनसे कहा। तुमने आवाज़ निकाली और मैंने तुम्हें नीचे ढकेला। भेड़िए बढ़ते हुए चले आते थे। हम लोग भूरी पथरीली धरती पर जैसे उड़ रहे थे। पर भेड़िए, बूढ़े ने लगामें छोड़ दी और बंदूक संभाल कर बैठा। मैंने कमान संभाली। मैं अंधेरे में उड़ती हुई मुर्गाबियों का शिकार कर सकता था, और मेरा बाप जिस चीज़ पर निशाना ताकता था, अल्लाह उसे भूल जाता था। कोई 400 गज पर मेरे बाप ने आगे वाले भेड़िए को गिरा दिया। भाई, उसने नटों की तरह एक कलाबाजी खाई, फिर दूसरी, बिल्कुल नटों की तरह। बैल पागल होकर भाग रहे थे। हवा में उनके मुंह का फैन उड़कर हमारे मुंह पर मेंह की तरह गिरता था, और वे रंभा रहे थे, जैसे बंजारी में ब्याने वाली गवालों भैंसों की नकलें करती हैं। पर भेड़िए नज़दीक ही आते जा रहे थे। गिरे हुए भेड़ियों को वो बिना रुके खा लेते थे, और वे उनके ऊपर जैसे तैर जाते थे। मेरे बाप ने मेरे कंधे पर बंदूक की नली रख ली थी। धाए मेरी गर्दन पर अब जले के दाग हैं। मैंने भी 16 तीरों से 16 ही भेड़िए गिराए। बूढ़े ने 10 मारे थे। तब भी वह गोल बढ़ता ही आता था। ले बंदूक ले, उसने कहा। मैं बैलों को देखूंगा। उसका ख्याल था कि बैल उससे भी तेज भाग सकते थे, पर यह ख्याल गलत था। दुनिया के कोई भी बैल उससे तेज नहीं भाग सकते। मैं बंदूक का भी निशाना खूब लगाता था, पर वह देसी जंग लगी बंदूक। खैर, वो लड़की उसे 5 मिनट में भर देती थी। बादी अच्छी लड़की थी, निशाना मारता था। अचूक मैंने 10 और गिराए। धाए धाए धाए। जब सब बारूद खत्म हो गया तो भेड़िए भी कुछ हारे से मालूम होते थे। मैंने कहा, अब वे पिछड़ गए। बूढ़ा हंसा। हाँ, बूढ़ा बोला, वो इतनी सी बात पर नहीं पिछड़ सकते, पर मैं मरते मरते कह चलूँगा कि 7 मुल्क के बंजारों में खारा निशानेबाज नहीं है। मेरा बाप बुढ़ापे में बड़ा हंसोड़ा हो गया था,
उसे बहुत हंसी आने लगी थी। हाँ, तो भेड़िए कुछ पीछे रह गए थे। उन्हें कुछ खाने को मिल गया था। सब सब चट। बैलों पर घोड़ा बोल रहा था कि 5 मिनट बाद फिर उन्होंने कि 5 मिनट बाद ही उन्होंने फिर हमारा पीछा शुरू किया। वे हमसे 200 गज भर रह गए होंगे और बढ़ते ही आते थे। मेरे बाप ने कहा, सामान निकाल कर फेंको। अरे गड्ढा हल्का करो, हल्का करो। एक बार की ठोकर खाकर गड्ढा चर करा कर चला। पूरे बंजारों में यह असर था और सब सामान फेंक कर हमने उसे हल्का फुल्का कर दिया था। कुछ देर तो हम भेड़ियों से दूर निकलते हुए मालूम हुए, पर तुरंत ही वह वापस आ गए। तुरंत। बड़े मियाँ ने कहा, अब तो एक बैल खोल दो। क्या? मैंने कहा, 2 बैल गड्ढा खींच ले जाएंगे। उसने कहा, अच्छा, तब एक नटनिया फेंक दो। मैंने उन 3 में से मोटी को ही उठाया और गड्ढे के बाहर झुलाकर फेंक दिया। ग्वालियर की नटनिया, उसे दांत लगा दो तो वह भी भेड़ियों का मुकाबला कर लेगी। पहले तो वह भागी। दोस्तों, कुछ क्षण के लिए हम कहानी को यहाँ पर रोक रहे हैं। तब तक आपके लिए प्यारा सा नगमा। पर यह जानकर कि भागना बेकार है, घूमकर खड़ी हो गई और सामने वाले भेड़िए की टांगे पकड़ ली। पर इससे भी क्या फायदा था? और कुछ ही देर बाद वह नजरों से ओझल हो गई, जैसे किसी कुएं में गिर पड़ी हो। गड्ढा हल्का होकर और आगे बढ़ा, पर भेड़िए फिर लौट आए। दूसरी फेंको, बड़े मियाँ ने कहा। पर अब की मैंने कहा, आखिर हम लोग क्या सैर करने के लिए मारे मारे फिरते हैं? एक बैल ना खोल दो? मैंने एक बैल खोल दिया। वह पीठ पर पूंछ रखकर चिंघाड़ता हुआ भागा और गोल उसके पीछे मुड़ गया। यानी भेड़ियों का झुंड उसके पीछे मुड़ गया। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। बड़ा असील बैल था, बड़ा असील बैल था। वह बुदबुदा रहा था। हम बच तो गए, मैंने कहा, पर तभी गोल वापस आ गया था। भेड़ियों का झुंड वापस आ गया था। आज कयामत का दिन है, मैंने कहा, और बैलों को इतना भगाया कि मेरी हथेली से खून छलछलाया। पर भेड़िए थे कि पानी की तरह बढ़ते चले आ रहे थे और हमारे बैल मरकर गिरना ही चाहते थे। अरे दूसरी लड़की भी फेंको, मेरे बाप ने चीख कर कहा। इन दोनों में बादी भारी थी और कुछ सोचकर कांपते हाथों से वह अपनी चांदी की नथनी उतारने लगी। और मैंने शायद बताया नहीं, मुझे वह कुछ अच्छी भी लगती थी, इसलिए मैंने दूसरी से कहा, तू निकल। पर उसको तो जैसे फालिज मार गया था। मैंने उसे गिरा दिया और वह जैसे गिरी थी वैसे ही पड़ी रही। गड्ढा और हल्का हो गया और तेज दौड़ने लगा, और तेज। पर 5 ही मील में भेड़िए फिर वापस आ गए। बड़े मियाँ ने गहरी सांस ली। बड़े मियाँ अपना माथा पीटने लगे। हम क्या करें, भीख मांगे क्या?
भीख मांग के खाना बंजारों का दीन है। हम रईस बनने चले थे। मैंने बादी की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ। मैंने कहा, तुम खुद कूद पड़ोगी कि मैं तुम्हें धकेल दूं? उसने चांदी की नथ उतारकर मुझे दे दी और बाहों से आंखें बंद करके कूद पड़ी। गड्ढा बिल्कुल हवा सा उड़ने लगा। वह पूरे बंजारों में गड्ढों का अवसर था। पर हमारे बैल बेहद थक गए और बस्ती तक पहुंचने के लिए अब भी 30 मील बाकी थे। मैं बंदूक के कुंदे से उन्हें मार रहा था, पर भेड़िए फिर लौट आए थे। मेरे बाप के मुंह से पसीना टपकने लगा। लाओ, दूसरा भी बैल खोल दो। मैंने कहा, यह मौत के मुंह में जाना होगा। हम लोग दोनों मारे जाएंगे। हमें या तुम्हें, किसी को तो बचना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, उसने कहा। मैं बूढ़ा आदमी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं कूद पड़ूंगा। मैंने कहा, हिरास मत होना, मतलब दुखी मत होना। मैं ज़िंदा रहा तो एक एक भेड़िए को काट डालूंगा। तू मेरा असील बेटा है, मेरे बाप ने कहा, और फिर उसने मेरे दोनों गाल चूम लिए। उसने अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां ले लिए और गले में मजबूती से कपड़ा लपेट लिया। रुको, उसने कहा। मैं नए जूते पहने हो, मैं इन्हें 10 साल पहनता, पर देखो तुम इन्हें मत पहनना। मरे हुए आदमियों के जूते नहीं पहने जाते, इन्हें बेच देना। तुम इन्हें बेच देना। उसने जूते खींचकर गड्ढे में फेंक दिए और भेड़ियों के बीचों बीच कूद पड़ा। मैंने पीछे घूमकर नहीं देखा, पर थोड़ी देर में उसे चिल्लाते सुन रहा था, ये ले, ये ले, ये ले, भेड़िए की औलाद, भेड़िए की औलाद। और फिर चट 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 चट। मैं ही किसी तरह भेड़ियों से बच पाया। खारू ने मेरे डरे हुए चेहरे की तरफ देखा, जोर से हंसा और फिर खकार कर बहुत सा जमीन पर थूक दिया। मैंने दूसरे ही साल उनमें से 60 भेड़िए और मार डाले। खारू ने फिर हंसकर कहा, पर उसके साथ ही उसकी आंखों में एक अनहोनी कठिनता आ गई। क्या देखता हूँ कि वह भूखा अर्धनग्न उठकर सीधा खड़ा हो गया। धन्यवाद, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। दोस्तों, भुवनेश्वर जी ने ये कहानी इतनी बखूबी तरीके से लिखी है कि उन्होंने साक्षात सामने खड़ी मौत को इसमें दर्शाया है कि जब मृत्यु सामने होती है तो इंसान अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से इतना निष्ठुर हो जाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। और इससे इतने अनूठे तरीके से इस चीज़ को हम लोगों के सामने ये लेकर आए हैं कि अपने एक एक पल को, एक एक सेकंड को आप अच्छे से जी लें, बजाय कल का सोचें या परसों का सोचें कि तब ऐसा होगा, तब वैसा होगा। नहीं, जो आज है, जो इस वक्त है, वही होगा और ये सब आपके अपने हाथों में है। दोस्तों, बहुत सारे लेखकों ने तो गाँव के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। मैंने तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बखान किया है। भुवनेश्वर जी के बारे में जितना कहे उतना कम है।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों से एक निवेदन है, प्रदूषण मुक्त रखिएगा इस भारत को, तो पटाखे मत जलाइएगा। इस दिवाली पॉल्यूशन फ्री का संकल्प लीजिए कि पॉल्यूशन नहीं होने देंगे। हालांकि दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो हो ही जाएंगे, इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे। ये देश आपका है। दोस्तों पटाखों की जगह आप अच्छे अच्छे फ्रूट लेकर आ सकते हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा सकते हैं। और मिठाई भी खाने का मन ना करे तो आप अपने चेहरे पर ढेर सारा ग्लो, वैसे तो दिवाली पर सभी के चेहरे बहुत ज़्यादा रौनक उनके चेहरे पे लग रही होती है, क्योंकि ये भारतीय त्यौहार है और सभी बड़े उम्दा तरीके से इसको निभा रहे होते हैं, इसको कर रहे होते हैं। तो बस आप लोगों से एक यही निवेदन है कि आप लोग पटाखे मत जलाइएगा। ये आपकी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप इस गीत को सुनिए और सुनना न भूलें, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। आप हमारे इस कार्यक्रम यानी कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब का पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। और आप हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और आप गूगल पे जाके www.radioudan.com लिख कर या www.radioudanlive लिखकर भी आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बेहद आसान है। आपको जाना है प्ले स्टोर पे और वहाँ सर्च में जाकर आपको लिखना है रेडियो उड़ान, जिससे वो ऐप आ जाएगी और आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने पसंदीदा सारे के सारे शो मिस नहीं करेंगे। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो अभी जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और अभी फटाफट जल्दी से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। सभी को हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पटाखों से सावधान रहिए। हैप्पी दिवाली और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। दिवाली ढेर सारी खुशियों का, खरीदारी का त्यौहार, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके साथ धोखा हो सकता है। कोई आपको फंसाने की प्लानिंग भी कर सकता है। ऐसी धोखाधड़ी से, ऐसे फ्रॉड से खुद को सावधान रखें और इस दिवाली पॉल्यूशन से दूर रहें। खरीदारी करें लेकिन सावधानी से। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हैप्पी दिवाली।